ब्रिटेन इकलौता मुल्क बचा था जो जर्मनी के खिलाफ खड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। ये मेरा लास्ट पार्ट है वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज़ का। पिछले पार्ट में हमने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कैसे हुई थी। आज के पार्ट में बताऊंगा कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म कैसे हुई, आखिर हिटलर को कैसे हराया गया। तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कल उस दिन छोड़ा था। तो हिटलर जो है पोलैंड पे जब इन्वेजन होता है उसका, तो फिर वो पोलैंड पे जब वो इन्वेड करता है तो फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो शुरू हो जाती है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे हिटलर समझ रहा था कि अब विंस्टन चर्चिल जो है, मैंने आपको कल पिछली वीडियो में उनके बारे में बताया था कि विंस्टन चर्चिल जो है वो हिटलर समझता है कि अब ये मेरे साथ एक पीस ट्रीटी साइन करना चाहेगा। पीस एग्रीमेंट जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साई होती है, वो एक फैसले टाइप होता है। वो कह रहा है अभी एक पीस ट्रीटी साइन करना चाहेगा हिटलर के साथ कि अभी कोई भी वॉर जो है वो नहीं होगी। हिटलर के साथ वो दोस्ती कर लेगा, हिटलर के साथ एक अलायंस बना लेगा। लेकिन विंस्टन चर्चिल की तरफ से एक आइकॉनिक स्पीच दी जाती है। On the beaches we shall fight, on the landing grounds we shall fight, in the fields and in the streets we shall fight, in the hills we shall never surrender। इस स्पीच से साफ ये जाहिर होता था कि चर्चिल और हिटलर के बीच कोई भी समझौता नहीं हो सकता था। तो अब इसका मतलब ये था कि अब हिटलर यूके को भी इन्वेड करना चाहेगा, और यही कोशिश हिटलर की तरफ से की जाती है। हिटलर प्लान करता है ऑपरेशन सी लायन, क्योंकि लैंड का कोई कनेक्शन नहीं है जर्मनी के साथ और ब्रिटेन के साथ। इन दोनों का कोई भी लैंड का कनेक्शन नहीं है, तो आर्मी तो उसे भेजी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर हिटलर ने अपनी नेवी वहाँ पे भेज दी, पानी के जरिए अटैक किया, यूके के पास कहीं ज़्यादा जहाज़ हैं जर्मनी के कंपैरिजन में, ये ठीक नहीं बैठेगा। तो हिटलर प्लान करता है ऑपरेशन सी लायन कि पहले एयर स्पेस पर कंट्रोल जमाया जाएगा, उसके बाद जो है हम बाकी का देखेंगे। पहले एयर स्पेस पर कंट्रोल जमाया जाएगा। बेसिकली उसका प्लान था पहले कारखाने जहाँ से सोल्जर्स तैयार होते हैं और जो जगहें होती हैं जहाँ पे गन्स वगैरह उनके हथियार होते हैं, उन जगहों को पहले डिस्ट्रॉय किया जाएगा, क्योंकि नाजी के पास थे 2600 एयरक्राफ्ट और यूके के पास सिर्फ 700। आराम से जर्मन रात में भी हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन और ऐसी एक रात होती है 10 जुलाई 1940 की, जब एक जर्मन पायलट गलती से लंदन शहर पर बॉम्ब गिरा देता है, और यूके ये समझता है कि ये कैसी वॉर है, ये तो हमारे शहरों को ही सीधा टारगेट कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे। यूके रिटेलिएट करता है बर्लिन शहर पर बम गिरा के। उसके बाद हिटलर अपनी फोर्स को ऑर्डर करता है एक ऑल आउट एसेसिव अटैक करने का, कि 1000 से ज़्यादा जेट्स एक ही बारी में भेजा जाए और काम तमाम किया जाए एक ही दिन में। और ये नंबर ऑफ जेट्स स्पेसिफिकली ये नंबर ऑफ जेट्स थे 1020 एयरक्राफ्ट्स, जिसमें से 620 फाइटर्स थे और 500 बॉम्बर्स थे। और यूके के पास सिर्फ 620 फाइटर जेट्स थे, 620 फाइटर जेट्स थे। लेकिन इस दिन को बुलाया जाता है द बैटल ऑफ ब्रिटेन डे। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है, जर्मनी को ज़्यादा लॉसेस सहने पड़ते हैं बैटल ऑफ ब्रिटेन डे में। जो जर्मनी है उसे ब्रिटेन हरा देता है। हिटलर के वो 2000-3000 जो हैं एयरक्राफ्ट इतने ज़्यादा नहीं थे, 1000 ही थे, लेकिन उसमें से भी उन्होंने 300 एयरक्राफ्ट गिरा दी थी। अपने तरफ से सिर्फ 29 एयरक्राफ्ट खोए थे। जी हाँ, सही सुना आपने। और अब आप सोचेंगे तो ये कैसे हो सकता है? जर्मन आर्मी इतनी ज़्यादा बड़ी थी यूके आर्मी की कंपैरिजन में, तो ये कैसे हो गया? बेसिकली हम एक रीसेंट एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ का। जब पिछले 2 साल पहले यूके जो है रशिया,
उसने यूक्रेन को इन्वेड किया था और अभी तक यूक्रेन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है अपने मुल्क को बचाने के लिए। ऐसा क्यों है? बेसिकली जो इन्वेड करने वाला मुल्क है वो वहाँ पे कुछ पाना चाह रहा है, और वो जो लड़ने वाला मुल्क है, ख़ुद को डिफेंड करने वाला मुल्क है, उसके लिए लिटरली एग्जिस्टेंस का सवाल है कि आज अगर हम अपनी पूरी जी जान से नहीं लड़े तो फिर हमारा मुल्क ख़त्म हो जाएगा, रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन जब ये होता है, हिटलर जब यूके से हार जाता है, तो क्योंकि हिटलर को पता था कि ये जो मिशन है कम चांसेस है इसके कि सक्सेसफुल होता, तो हिटलर जो है ब्रिटेन से अपनी नज़र हटाकर अपनी नज़र डालता है सोवियत यूनियन पर। हिटलर के ज़हन में पहले से ये चीज़ चल रही थी कि जो सोवियट्स पर अटैक किया जाए, और क्योंकि सोवियट्स कभी भी जर्मनी पर हमला नहीं करते, तो इस वजह से सोवियट्स जो है कभी जर्मनी पर हमला नहीं करते, तो इसका मतलब ब्रिटेन इकलौता मुल्क बचा था जो जर्मनी के ख़िलाफ़ खड़ा था। तो यही चीज़ जो है, ये हिटलर को बेसिकली मेगालोमेनिया हो गया था कि वो किसी भी चीज़ पर जो है कब्ज़ा कर सकता है, किसी भी चीज़ को अचीव कर सकता है। अगर मैं आपको उसकी हिटलर की स्ट्रैटेजी के हवाले से बताऊं, तो हिटलर की उस टाइम स्ट्रैटेजी का नाम था ब्लिट्ज़क्रीग स्ट्रैटेजी। ब्लिट्ज़ का मतलब, जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है जर्मन में लाइटनिंग। और ये जो ब्लिट्ज़क्रीग स्ट्रैटेजी है, ये ऐसे है कि अगर हम दूसरों के मुल्कों में इन्वेड करेंगे, टैंकों का सहारा लेके इतने ज़्यादा टैंक्स एक ही बारी में भेज दें, तो फिर वो तो आपको पता है ना, उन्हें कुछ करने का मिले, ना कुछ सुनने का, ना समझने का, वो तो फिर वैसे ही इन्वेड हो गया, कब्जा भी हो गया। तो इस तरह से हिटलर को हो गया था मेगालोमेनिया, क्योंकि वो समझता था कि वो किसी भी चीज़ को अचीव कर सकता है। लेकिन हिटलर इसे वैसे ही इन्वेजन जो है वो उस पर करता है सोवियत यूनियन पे, जैसे उसने फ्रांस पे किया था। ये मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो डंकर का इवैक्यूएशन जो हुआ था कुछ साल पहले, तो उसमें अपनी फोर्सेस को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ए बी सी। तो जो सी वाला पार्ट है सी वाला पार्ट है वो दूसरी साइड से जाकर अलाइड फोर्सेस से लड़ेगा, और जो बी वाला पार्ट है वो भी वहीं पे उन्हीं के साथ फाइट करेगा। लेकिन ग्रुप ए का क्या था? ग्रुप ए असल में मास्टर प्लान था, क्योंकि ए बी और सी जो पार्ट्स थे उनको तो सिर्फ उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया था, ताकि वो जो है पार्ट ए अपना जो मास्टर प्लान है वो कर सके। मास्टर प्लान ये था कि जो फ्रांस में एक जंगल होता था उस टाइम, जिसमें वहाँ के मिलिट्री साइंटिस्ट मानते थे कि ये एक बड़ी सी फोर्ट्रेस की तरह है, यहाँ से वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जर्मन आर्मी आएगी, लेकिन एग्जैक्टली वो वहीं से आती है और फ्रांस पर भी कब्जा कर लेती है। फ्रांस भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहता। इसी तरह से वो सोवियत यूनियन पर अटैक करती है। पहला उनका ये था कि जो फर्स्ट पार्ट है वो लेनिनग्राड पर हमला करेगा, जिस सिटी में वहाँ पे स्टालिन रहता था। दूसरा हिस्सा मॉस्को की तरफ अटैक करेगा, और जो लास्ट हिस्सा है ए वाला, वो भी उन्हीं के साथ जाके अटैक करेगा, लेकिन वो मास्टर प्लान नहीं उस टाइम रखा गया था। तो वो वहाँ पे सोवियत यूनियन पे अटैक करता है। सोवियत यूनियन जो वो हिटलर की ब्लिट्ज़क्रीग स्ट्रैटेजी इतना काम आती है कोई कि सिर्फ 2 हफ्ते में वो 300 किलोमीटर ही दूर रह जाते हैं सिर्फ मॉस्को से। लेकिन पीछे से वो जो एलाइड फोर्सेस हैं, वो उनके पास भी कुछ ऐसा नहीं था कि वो हिटलर को किस तरह से हरा सके। पर तब तक नहीं था जब तक जापान जाकर यूएसए के पर्ल हार्बर सिटी पे जो है जाके बम नहीं गिरा देता। तो जब ये होता है तो फिर जो अमेरिका होता है वो वर्ल्ड वॉर 2 में ऑफिशियली एंट्री कर लेता है। वो कुछ टाइम लेता है कि वॉर के लिए प्रिपेयर करने में, और फिर उसके बाद वो जाके जो है वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दोस्तों आखिरी 4 महीने सबसे डेडलीस्ट मूवमेंट्स थे, और इटली में फिर एंटी फैशिस्ट मूवमेंट देखने के लिए मिलती है, और इटालियन जो आर्मी होती है, इटालियन लोग जो होते हैं, वो अपने डिक्टेटर के खिलाफ जंग लड़ते हैं और मुसोलिनी को लिटरली धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। अपना डिक्टेटर था उनका मुसोलिनी, लिटरली वो सच में उन्हें धक्के मार के निकाल देते हैं, और फिर टर्की में एंटी फैशिस्ट मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। और मैं आपको एक फन फैक्ट इसके ये है इसमें कि ओ पार्टियानो जो गाना है, मनी हाइस्ट सीरीज में आपने सुना ही होगा,
उसके पहले लफ्ज़ में आता है मनी हाइस्ट का बेला चाओ जो सॉन्ग है, उसके पहले लफ्ज़ में आता है ओ पार्टियानो। ओ पार्टियानो का मतलब होता है पार्टिसान। पार्टिसान वो होता है जो अपने खिलाफ हो रहे अपने ऊपर हो रहे जुल्म या अपने डिक्टेटर के खिलाफ फाइट करने के लिए सिविलियन लोग जब हथियार उठाते हैं तो उन्हें पार्टिसान कहा जाता है। लेकिन मुसोलिनी जो है उसको कत्ल किया गया था गांव में रहने वाले 18 साल के एक लड़के पार्टिसान की तरफ से, उसने उसे कत्ल किया था। अच्छा, फिर एंटी फैशिस्ट मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। फिर 1943 में स्टालिन, रूसवेल्ट एंड चर्चिल तेहरान में मिलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म कैसे किया जाए, और फिर तेहरान में मिलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 कैसे ख़त्म की जाए। और 6 जून 1944 को जिसे डी डे कहा जाता है, जिस दिन उसे डी डे कहा जाता है, अलाइड फोर्सेस सब जो है एक पीस एग्रीमेंट साइन होती है कि जो भी जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करेगा उससे वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड फोर्सेस का वो हिस्सा बन सकता है। तो यहाँ से टर्की, वेनेजुएला, उरुग्वे, पैराग्वे, ये सारे जो इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, ये सब जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। सोवियत यूनियन जो है वो पीछे से अब एक विंसन फ्रंट से भी अब एक अटैक आ रहा है, और वो जो है सोवियत यूनियन को अच्छी तरह से हरा भी नहीं पाए थे सर्दियों के मौसम की वजह से, क्योंकि सोवियट्स के पास एडवांटेज है वो ठंड में लड़ाई करने की, वो ठंड में लड़ाई कर सकते हैं, पर जर्मन्स नहीं कर सकते, उनके लिए लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद जो है वो जो जर्मन फोर्सेस को हराया जाता है हिटलर, और फिर जर्मनी के लिए ये बहुत खतरनाक बात थी, क्योंकि वो सोवियत यूनियन को पूरी तरीके से हरा नहीं पाए थे सर्दी की वजह से, और अब ये पीछे से भी अटैक आ रहा है, तो ये लोग जो है ये बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन एक दिन के बाद एक के बाद एक कंट्रीज का फिर लिबरेशन होना शुरू हो जाता है, और जो है यूगोस्लाविया ने तो अपने खुद के दम पर ही आर्मी को बाहर निकाल दिया था। उसके बाद जो है जर्मन आर्मी सरेंडर कर देती है हिटलर की, और फिर हिटलर भी सुसाइड कर लेता है 30 अप्रैल 1945 को, और उसके बाद हो जाता है दी एंड। तो ये थी हमारी वर्ल्ड वॉर 2 का लास्ट पार्ट। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर माई यूट्यूब जर्नी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।